क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ एमएमएसई। ध्यान से समझना है डियर। फुल फॉर्म ऑफ एमएमएसई, एमएमएसई का पूरा नाम क्या है? पहले तो हमको समझ में आना चाहिए कि एमएमएसई है क्या है। तो हमने मेंटल स्टेटस एग्जाम, हमने मेंटल स्टेटस एग्जाम का नाम सुना है नहीं सुना? हमने मेंटल स्टेटस एग्जाम का नाम सुना है। हम जब साइकेट्रिक फील्ड के अंदर ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, आप जब साइकेट्रिक फील्ड के अंदर ड्यूटी करते हैं तो पेशेंट को असेस करने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं और उस टूल का नाम क्या होता है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की फिजिकल कंडीशन को असेस करने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है? फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स है, वो हम करते हैं फिजिकल कंडीशन को असेस करने के लिए। किसको? फिजिकल कंडीशन को असेस करने के लिए। उसी प्रकार से मेंटल स्टेटस एग्जाम को यूज किया जाता है पर्सन के मेंटल स्टेटस को असेस करने के लिए। किसको असेस करने के लिए? मेंटल स्टेटस को असेस करने के लिए कि पर्सन का जो माइंड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ठीक है, उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हमने कहा है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमएमएसई का तो वहां पर हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमएसई का फुल फॉर्म तो हमको पता ही है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और यहाँ पर एम का मतलब क्या है? मिनी, मतलब उसका शॉर्ट वर्जन। ठीक है, तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इसको अपन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसका शॉर्ट वर्जन है, जो हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यूज करते हैं उसका एक शॉर्ट वर्जन है जिसको कहा जाता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्लियर है? अब हम इसमें करते क्या है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पर हम पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। किसको टेस्ट करते हैं? कॉग्निटिव एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। हमने कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटी को, कॉग्निटिव फंक्शनिंग को असेस करने के काम में आते हैं, और उन क्वेश्चंस को हमने क्या किया है? स्कोरिंग दी है। ठीक है, तो इसका जो टोटल स्कोर है वो कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। इसका टोटल स्कोर कितना है? 30 है। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो एक बार ब्रीफ ले लेते हैं इसका। ये यहाँ पर मैंने एमएमएसई का एक परफॉर्मा यहाँ पर रखा है, हो सकता है थोड़ा क्लियर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला जो पॉइंट है वो किसका है? आपके ओरिएंटेशन का, मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं? पर्सन का ओरिएंटेशन चेक कर रहे हैं। दूसरा जो है वो आपका है, वो भी किससे रिलेटेड है? आपका ओरिएंटेशन से। तो पहले में तो हम पर्सन से क्या पूछ रहे हैं? उसका टाइमिंग। और दूसरे में क्या असेस कर रहे हैं हम? प्लेस। तो जैसे आपको पता है ओरिएंटेशन के 3 क्राइटेरिया होते हैं, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम, प्लेस एंड पर्सन होते हैं। तो यहां पर हम किन दो फंक्शंस को असेस कर रहे हैं? टाइम एंड प्लेस को, और दोनों से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को मार्क्स कितना दिया है? 5। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम चेक करते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए हम लोग उससे अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स जो है उसको पूछते हैं, तो यहाँ पर स्कोरिंग है। इसी तरीके से अलग अलग अटेंशन चेक करने के लिए है, इसके अलावा लैंग्वेज चेक करने के लिए है। ठीक है, इसके अलावा मोटर स्किल्स चेक करने के लिए। तो ये अलग अलग एरिया से क्वेश्चंस लिए गए हैं ताकि पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटी को असेस किया जा सके, और इनको अगर हम टोटल स्कोरिंग करेंगे तो कितना स्कोर आता है? 30। ठीक है, तो इस स्कोरिंग की कैटेगरी में क्या बताया गया है कि अगर नॉर्मल कब कहेंगे पर्सन को? वैसे तो अगर 30 आता है तो बेस्ट है, लेकिन अगर 24 से 30 के बीच में आता है तो हम कहेंगे क्या? नॉर्मल। अगर ये स्कोरिंग 24 से 30 के बीच में आती है तो हम कहेंगे नॉर्मल। अगर हम स्कोरिंग आती है 18 टू 24 के बीच में तो हम कहेंगे माइल्ड इंपेयरमेंट। क्या कहेंगे? माइल्ड इंपेयरमेंट। किसमें? कॉग्निटिव फंक्शंस में। और अगर 9 टू 18 के बीच में आती तो हम कहेंगे मॉडरेट इंपेयरमेंट। मॉडरेट इंपेयरमेंट। एंड लेस देन 9 आती तो क्या कहेंगे हम? सीवियर इंपेयरमेंट। तो इस प्रकार से इंपेयरमेंट को हम लोग असेस कर सकते हैं कि कितना कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है। अगर 24 से 30 के बीच में आता है तो इसको कम अपन कहेंगे क्या? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कॉग्निटिव, नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शनिंग। 18 टू 24 होता है तो माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, 9 टू 18 होता है तो मॉडरेट, एंड लेस देन 9 होता है तो सीवियर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट।
अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पर जनरली बनता है वो बनता है, अभी तो इसने क्या पूछा, फुल फॉर्म पूछा हमसे MMSE का, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिमेंशिया में कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, डिमेंशिक पेशेंट में या ओल्ड एज पेशेंट में कॉग्निटिव फंक्शंस को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन रहेगा। क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि डिमेंशिया के अंदर क्या डाउन हो जाता है, पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटीज डाउन हो जाती है, ठीक है। और कॉग्निटिव एबिलिटीज में भी सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर आता है, पर्सन की मेमोरी पर इफेक्ट आता है। किस पर इफेक्ट आता है, सबसे ज्यादा पर्सन की मेमोरी पर इफेक्ट आता है, ठीक है। और रीसेंट मेमोरी जो होती है वो सबसे पहले इफेक्ट होती है। और सबसे लास्ट में कौन सी मेमोरी इफेक्ट होती है, रिमोट मेमोरी। मतलब अगर इनिशिएटिंग फेज है डिमेंशिया की तो रिसेंट मेमोरी पर इफेक्ट आएगा, पर्सन जो होगा वो नई नई चीजें नहीं सीख पाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेशन होता है डिजीज का तो पर्सन की कौन सी मेमोरी इफेक्ट होती है, रिमोट मेमोरी इफेक्ट होती है। क्लियर है, तो ये मेनली इफेक्ट किस पर आता है, मेमोरी पर इफेक्ट आता है, जो कि आपका कॉग्निटिव फंक्शंस का पार्ट है, ठीक है। तो डिमेंशिया जब होता है तो पर्सन का कॉग्निटिव फंक्शंस अफेक्ट होता है, और उस कॉग्निटिव फंक्शंस को असेस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, निम्न में से कौन सा एक्शन शुड द नर्स टेक, नर्स को लेना चाहिए फर्स्ट, पहले लेना चाहिए, फॉलोइंग ए वायलेंट एपिसोड ऑन ए साइकेट्रिक यूनिट। एक नर्स जो कि साइकेट्रिक यूनिट में काम कर रही है और उसको एक पेशेंट ऐसा मिलता है जिसको कि क्या है, वायलेंट एपिसोड है। तो ऐसी स्थिति में नर्स का प्रायोरिटी फंक्शंस क्या होगा। अब ये प्रायोरिटी फंक्शंस वाले क्वेश्चन है कि अगर आपको एक सिचुएशन दे दी गई है कि उसमें पूछा गया है कि नर्स का प्रायोरिटी फंक्शंस क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वायलेंसी के केस में सभी ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। रिस्ट्रेन द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को बांध दे। रिस्ट्रेन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल में क्या करते हैं, हम व्यक्ति को चैन से या किसी रस्सी के सहारे बांध देते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिल नहीं पाए और किसी दूसरे को और खुद को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। केमिकल रिस्ट्रेंस में क्या होता है, हम पर्सन को सेडेटिव्स दे देते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और वायलेंसी के एपिसोड की वजह से वो खुद को नुकसान पहुंचाने की और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है एडमिनिस्टर सेडेटिव्स, वो किसका एग्जाम्पल है, वो भी रिस्ट्रेनिंग का एग्जाम्पल है, लेकिन वो कौन सा रिस्ट्रेन हो गया, केमिकल रिस्ट्रेन हो गया। तो ये रिस्ट्रेन की अगर हम बात करें तो रिस्ट्रेंस दोनों ही कंडीशन से इलीगल एंड अनएथिकल है। कैसा है, इलीगल एंड अनएथिकल, क्योंकि पेशेंट का राइट्स है। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती भी है तो भी आप पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते विदाउट फिजिशियन ऑर्डर, ठीक है। और जब तक प्रॉपर इसकी परमिशन आपको मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से नहीं मिल जाती उस कंडीशन तक आप पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, ये उसका लीगल राइट है। तो ये दो ऑप्शन सुटेबल नहीं है। अब प्रैक्टिकली वार्ड में क्या होता है हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो लीगल सिस्टम है हमें उसको फॉलो करना चाहिए ताकि हम पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। थर्ड ऑप्शन इज कॉल द फिजिशियन, यस ये एक प्रायोरिटी फंक्शन हो सकता है, लेकिन इमीडिएट की अगर हम बात करें ये फंक्शन होना चाहिए नर्स का कि फिजिशियन को बुलाए ताकि अगर कोई उसको फर्दर ट्रीटमेंट करना है तो वो किया जा सके। लेकिन ये एक इमीडिएट फंक्शंस नहीं है, क्योंकि जब पेशेंट वायलेंट होता है तो वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, और ऐसी स्थिति में हमें सबसे प्रायोरिटी नीड्स क्या होगी कि हम वो काम करें ताकि पेशेंट अपने को और दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, और जो हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको पेशेंट के पास से हटाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं, कॉल हॉस्पिटल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने का मतलब ये हो गया कि हम पेशेंट को होल्ड करना चाहते हैं, पकड़वाना चाहते हैं, ताकि वो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो पेशेंट को पकड़ के रखे ताकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, ना ही खुद को नुकसान पहुंचा पाए। तो प्रायोरिटी नीड्स क्या है, अगर हम देखें इन ऑप्शंस में तो भी हमको प्रायोरिटी नीड्स क्या निकल के आ रही है, टू रेस्ट्रिक्ट द क्लाइंट so that he or she may not harm self or
अदर, ये हमारी प्रायोरिटी नीड है। वायलेंसी कंडीशन में सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नीड्स क्या है कि पेशेंट खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो अगर हम हॉस्पिटल सिक्योरिटी को बुला रहे हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी नीड्स छुपी हुई है, ठीक है। तो ये आपका आंसर जाएगा क्या, डी, कॉल हॉस्पिटल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीनेटल यूज ऑफ लिथियम। आपको पता है लिथियम जो मेडिसिन है उसको अपन किस केस में यूज करते हैं, मेनिया के केस में यूज करते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, मूड स्टेबिलाईजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूड स्टेबिलाईजर्स होते हैं। इसके अलावा लिथियम टॉक्सिसिटी और लिथियम प्रोफाइलेक्टिक लेवल आपको पता है 0.6 टू 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो होता है इसका प्रोफाइलेक्टिक लेवल होता है। एंड सॉरी 0.6 टू 1.2 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। एंड द थेरेपेटिक लेवल कितना होता है, 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और टॉक्सिक लेवल कितना होता है, 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और ग्रेटर। दो या दो से ज्यादा अगर ब्लड लेवल हो जाता है लिथियम का तो वो कैसा बन जाता है, टॉक्सिक बन जाता है। कैसा बन जाता है, टॉक्सिक लेवल हो जाता है। ये कौन सा है, थेरेपेटिक। और ये कौन सा है, प्रोफाइलेक्टिक। ये तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लेवल हमको याद होनी चाहिए। लिथियम जो है वो मूड स्टेबलाइजर ड्रग है और इसको अपन मेनिया के केस में यूज करते हैं, ठीक है। तो लिथियम अगर हम लेते हैं और तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर हम बात करें प्रेग्नेंट मदर की, तो प्रेगनेंसी में अगर लिथियम को यूज किया जाता है तो ये बच्चे के अंदर कॉन्जेनाइटल इफेक्ट डालता है। और कॉन्जेनाइटल इफेक्ट में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है वो किस पर आता है, बच्चे के कार्डियक फंक्शंस पर आ जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाती है, एप्स्टीन एनोमली हो जाती है। क्या हो जाती है, एप्स्टीन एनोमली हो जाती है। एप्स्टीन एनोमली क्या होती है, जो आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व्स है उनके अंदर क्या हो जाता है, डाउनवर्ड प्लेसमेंट हो जाता है। डाउनवर्ड प्लेसमेंट मतलब जिस पोजीशन पर ट्राइकस्पिड वाल्व का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व किस साइड होते हैं, आपके राइट साइड होते हैं। इधर ट्राइकस्पिड होते हैं और इस तरफ बाइकस्पिड होते हैं। तो राइट साइड पे ट्राइकस्पिड एंड लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, ठीक है। तो एप्स्टीन एनोमली में क्या होता है कि जो आपके ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं जिस पोजीशन पर होते हैं वो पोजीशन थोड़ी सी नीचे हो जाती है। तो प्रॉपर पोजीशन पर नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जब ब्लड का फ्लो होता है तो जो वाल्व बंद होने चाहिए थे वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाते, ठीक है। तो बात करते हैं क्या लीड करता है, ये एप्स्टीन एनोमली लीड करता है किसकी वजह से, एंटीनेटल यूज ऑफ लिथियम बाय मदर कैन लीड टू द मालफॉर्मेशन इन फीटस। तो किस फंक्शन में, किस ऑर्गन में ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी कॉज करेगा, कार्डियक फंक्शंस में, ठीक है। क्लियर है, तो आपका आंसर होगा बी। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में एप्स्टीन एनोमली और कार्डियक मालफंक्शंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट प्रोफाइलैक्सिस फॉर फेब्राइल सीजर्स। फेब्राइल सीजर्स के लिए बेस्ट प्रोफाइलैक्सिस क्या है। अब फेब्राइल सीजर्स क्या होता क्या है, फेब्राइल सीजर होता क्या है, ऐसा सीजर जो कि हाई फीवर में होता हो। ऐसा सीजर्स जो कि हाई फीवर में होता हो, हाई फीवर में होने वाला सीजर्स को क्या कहते हैं अपन, फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। और मोस्टली कब होता है ये, किस एज ग्रुप में होता है, 6 मंथ टू 5 ईयर के बिटवीन हो सकता है। जनरली ये कंडीशन बच्चों के अंदर पाई जाती है। ऐसे बच्चे जिनके अंदर हाई फीवर होता है उनके अंदर सीजर्स के एपिसोड हो सकते हैं। और सिंपल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मतलब दिन में एक एपिसोड हो सकता है या कई सारे एपिसोड हो सकते हैं, अलग अलग तरीके की कंडीशंस होती है, ठीक है। तो फेब्राइल सीजर्स हो सकता है। और ये जो सीजर्स हैं वो 5 साल होने के बाद ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर से सबसाइड हो जाते हैं, मतलब इनके सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं। कोई रेयर केस में ऐसा होता है कि 5 साल के बाद भी सिम्टम्स रहते हैं, तो वहां पर आप प्रॉपर फिजिशियन ट्रीटमेंट के द्वारा हम उस कंडीशन को रिकवर कर सकते हैं। क्लियर है, तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है अबाउट द फेब्राइल सीजर्स। अब हमसे पूछा गया कि अगर फेब्राइल सीजर्स की कंडीशन है तो हम कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। एसिटामिनोफेन करेंगे क्या, फेनिटोइन करेंगे क्या, फिनोबार्बिटोन करेंगे क्या, डेजेपम करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको सीजर्स की एक मेडिसिन दिखाई दे रही है, वो है क्या, फेनिटोइन, ठीक है। फेनिटोइन जो कि मोस्टली यूज की जाती है सीजर्स के अंदर। एसिटामिनोफेन जो है वो क्या है, एंटीपायरेटिक ड्रग है,
एसिटामिनोफेन जो है वो एंटीपायरेटिक ड्रग है। इसके अलावा फिनोबार्बिटॉन जो है वो आपकी बार्बिचोरेट्स है, बार्बिचोरेट्स है। ये आपकी क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स है, ठीक है। और दोनों ही कैसी कैटेगरी की ड्रग है आपकी, ये एंटी एंजाइटी कैटेगरी की ड्रग है। कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, एंटी एंजाइटी कैटेगरी की ड्रग है। और अगर हम बात करें सीजर्स की, तो फेनिटोइन जो है मोस्टली यूज ड्रग है सीजर्स के लिए, लेकिन बच्चों के अंदर इसको अपन नहीं दे सकते। और डायजेपाम जो है वो भी किसके लिए यूज ड्रग यूज की जाती है, ये एंटी एंजाइटी के लिए तो यूज की जाती है, इसके साथ साथ इसको सीजर्स प्रिवेंशन में भी यूज किया जाता है। तो जिनको एपिलेप्सी या सीजर है उसके अंदर भी हम बेंजोडाइजेपिन्स यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो चॉइस है, ठीक है। तो पहली चॉइस क्या है कि जो फेनिटोइन है इसको रेगुलर रखना पड़ता है, इसको अपन इंटरमिटेंट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका जो कोर्स होता है वो लंबा चलता है, अगर इसको स्टार्ट किया तो इसको कोर्स लंबा रखना पड़ेगा। जबकि डायजेपाम के केस में ऐसा नहीं है, डायजेपाम को हम प्रोफाइलेक्टिक यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, प्रोफाइलेक्टिक यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चे को फीवर होता है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि बच्चे के अंदर एपिसोड्स आते हैं, सीजर के एपिसोड आते हैं। तो बच्चे को अगर फीवर होता है तो उस वक्त हम डायजेपाम पहले ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी रिकमेंडेड डोज होगी उस डोज के अंदर हम बच्चे को डायजेपाम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो डायजेपाम को हमको कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर रखने की जरूरत नहीं है। जब फीवर होता है और जब हाई होने लगता है तो उस वक्त हम डायजेपाम को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो बेस्ट चॉइस होती है हमारी वो क्या है, आपके डायजेपाम। क्लियर है। सो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, डायजेपाम इज समटाइम्स यूज्ड एज एन इंटरमिटेंट prophylactic treatment at the onset of fever to prevent febrile seizures, particularly in children with a history of recurrent febrile seizures. It is not a routine preventive measure. जैसा कि मैंने फेनेटोइन के लिए बात की थी, वो एक रूटीन प्रिवेंटिव मेजर्स है जिसको कि कंटिन्यूस लेना पड़ेगा आपको, लेकिन डायजेपाम के केस में ऐसा नहीं है, हम इसको इंटरमिटेंटली यूज कर सकते हैं, बट मे बी कंसिडर इन स्पेसिफिक केसेस अंडर मेडिकल सुपरविजन। और ये तो सिंपल प्रिकॉशंस है कि इसको आपको मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही लेना है, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम डायरेक्टली ये चिल्ड्रंस को एडमिनिस्टर हमको नहीं करना है। क्लियर है। तो डायजेपाम को इंटरमिटेंट प्रोफाइलेक्टिक प्रोफाइल होने की वजह से इसको अपन बच्चे के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निहिलिस्टिक डेल्यूजन इज, निहिलिस्टिक डेल्यूजन। अब डेल्यूजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्यूजन क्या होता है, इट इज फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। देखिए डेल्यूजन वर्ड जब भी आता है ये याद रखना, हमको ये फ्रेज याद रखनी है, FFB फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। ऐसे बिलीफ जो कि कैसे हैं, फॉल्स है, और साथ के साथ कैसे हैं, फिक्स्ड है, मतलब कैसे, अनशेकेबल। कैसे हैं ये, अनशेकेबल है, मतलब इनको हिलाया नहीं जा सकता, पेशेंट इनको सही मान के चलेगा, और आप कितने भी प्रूफ दे दो तो भी पेशेंट इनको सही मान के रहेगा, ठीक है, और आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो डिलीजन का मतलब तो समझ में आ गया। अब निहिलिस्टिक डिलीजन का मतलब क्या होता है, निहिलिस्टिक वर्ड का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंस किसका, ऑफ वर्ल्ड और सेल्फ। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा या दुनिया का अस्तित्व है ही नहीं, ना तो मैं हूं और ना ही ये संसार है, और मैं जो शरीर में हूं वो मैं शरीर भी नहीं हूं, ठीक है। इस तरीके की फीलिंग आ जाती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं निहिलिस्टिक डेल्यूजन। तो निहिलिस्टिक में वर्ड छुपा हुआ नहीं, नहीं मतलब नहीं हूं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो यहां से हम ट्रिक बना सकते हैं इसकी, निहिलिस्टिक मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉन, मैं नहीं हूं मतलब मेरा अस्तित्व नहीं है, आई एम नॉट एग्जिस्टिंग, एंड ऑल्सो द वर्ड इज नॉट एग्जिस्टिंग। तो मेरा और इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार की जो बात होती है, वो इस प्रकार का जो डेल्यूजन होता है वो कहलाता है क्या, निहिलिस्टिक डेल्यूजन। तो हम देखेंगे, ए फॉल्स बिलीफ अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी की फंक्शनिंग को लेकर के अगर कोई फॉल्स बिलीफ हो जाता है तो उसको अपन कहते हैं क्या, नहीं, फॉल्स आइडिया दैट अदर्स आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन। इस तरह का फॉल्स आइडिया कि उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इसको अपन। ये हो गया आपका निहिलिस्टिक डेल्यूजन, पार्ट ऑफ सेल्फ, अदर ऑफ वर्ल्ड इज नॉन एग्जिस्टेंस, द इनएबिलिटी टू कैरी आउट सोमेटिक फंक्शनिंग। तो ये अदर ऑप्शन है। पूछा हमसे क्या, निहिलिस्टिक डेल्यूजन क्या है, तो डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। तो फॉल्स बिलीफ किससे संबंधित, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका आंसर जाएगा सी। ये तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन की भी इसमें जरूरत नहीं, आपको सीधा वर्ड का मतलब आना चाहिए।
ठीक है। कंफ्यूजन वहां होता है जहां पर सिमिलर से ऑप्शन होते हैं और हमको डेफिनेशन नहीं पता होती, या फिर जहां पर आपको प्रायोरिटी पूछी जाती वहां पर जो है कंफ्यूजन और थोड़ा सा डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी, लॉजिकल डिस्कशन की। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको डेफिनेशन पता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम यू कैन करेक्ट योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट इज एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, अब इसमें दो तीन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या होता है कि एल्कोहल के अगर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं तो उनको मैनेज करना। तो डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। कौन सा? एल्कोहल के जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करना, वो कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो एल्कोहल जो मतलब अगर कोई पर्सन एल्कोहल ले रहा है, ड्रिंक कर रहा है काफी लंबे समय से, और आप उसको छुड़ाने के लिए बोलोगे, छोड़ने के लिए बोलोगे, और पर्सन अगर पीता नहीं है, तो उसके अंदर क्या होंगे? विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे। तो विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? बेंजोडाइजेपिन्स यूज करते हैं। क्लियर है? और बेंजोडाइजेपिन्स में स्पेशली कौन सी? क्लोराइड ऑक्साइड सबसे जो ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सी मेडिसिन हम यूज करते हैं, या क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट में अगर हमको मैनेज करना है पेशेंट को तो कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, तो वहां पर आपका आंसर होगा क्लोराइड ऑक्साइड। ठीक है। और क्लोराइड ऑक्साइड अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर हमको क्या ऑप्शन में देखना है? कोई भी बेंजोडाइजेपिन्स, क्योंकि क्लोराइड ऑक्साइड कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी की ड्रग है। क्लियर है? तो क्लोराइड ऑक्साइड देखना है। अब क्लोराइड ऑक्साइड की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में अपन कौन सी ड्रग देंगे? फ्लूमाजेनिल। कौन सी देंगे? फ्लूमाजेनिल देंगे। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इनको स्टार मार्क कर लीजिए कि अगर डिटॉक्सिफिकेशन करना है अल्कोहल का तो कौन सी मेडिसिन देंगे? हम बेंजोडाइजेपिन्स देंगे। तो बेंजोडाइजेपिन्स में कौन सी देंगे? क्लोराइड। अगर क्लोराइड ऑप्शन में नहीं हो तो फिर हमको कोई भी बेंजोडाइजेपिन सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा अगर बेंजोडाइजेपिन्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है, या क्लोराइड अगर क्वेश्चन इस तरीके से आगे जैसे इसमें पूछा एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, तो एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स तो क्या? फ्लूमाजेनिल। ठीक है। लेकिन आपसे पूछ दिया कि एक पेशेंट जो कि एल्कोहलिक था उसको मैनेजमेंट करने के लिए क्लोराइड दी जा रही थी, लेकिन ड्यू टू ओवरडोज पेशेंट के अंदर क्लोराइड की टॉक्सिसिटी हो गई, तो अब हम कौन सी मेडिसिन देंगे? कुल मिलाकर के कंसेप्ट भी आ गया कि वो बेंजोडाइजेपिन्स की जो है आपसे एंटीडोट पूछना चाह रहे हैं। अगर ऑप्शन में क्लोराइड नहीं दिया जाए, क्वेश्चन में अगर क्लोराइड नहीं दिया जाए, कहा जाए कि बेंजोडाइजेपिन टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है, या एल्प्राजोलम टॉक्सिसिटी हो गई, तो ये सारे क्या है? बेंजोडाइजेपिन्स है। तो वहां पर हमको पता होना चाहिए कि बेंजोडाइजेपिन्स की कौन के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन आती है। क्लियर है? तो बेंजोडाइजेपिन्स का जो एंटीडोट है वो क्या है? आपके फ्लूमाजेनिल। ये आपको याद करने की जरूरत है। लिथियम आपको पता है मूड स्टेबलाइजर ऐसा एंटीमेनिक ड्रग है। क्लोरप्रोमाजिन आपको पता है एंटीसाइकोटिक ड्रग है। और मेथाडोन जो है वो क्या है? ओपियोइड्स है। क्या है? ओपियोइड्स। ओपियोइड्स है, और इसको हम मेंटेनेंस थेरेपी में यूज करते हैं। कोई पेशेंट जो कि ओपियोइड्स को, अफीम को ज्यादा यूज करता है, तो उस पेशेंट के अंदर मेंटेनेंस के लिए हम मेथाडोन यूज करते हैं। तो मेथाडोन को जैसे हमने बताया था कि अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तो हम क्या यूज करते हैं? क्लोराइड ऑक्साइड को यूज करते हैं। इसी तरीके से ओपियम के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? मेथाडोन यूज करते हैं। ठीक है। तो मेथाडोन का रोल जो है वो ओपियोइड्स के केस में है, उसको जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ठीक है। ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है और ये आपकी एंटीमेनिक ड्रग है। तो बेंजोडाइजेपिन्स का हमको याद रखना क्या? फ्लूमाजेनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन सीन इन स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया मतलब मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा होने वाला। अब स्किजोफ्रेनिया के अंदर कई प्रकार के हेलुसिनेशन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात की जाती है वो किसकी की जाती है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन की बात की जाती है। तो हेलुसिनेशन का मतलब तो आपको पता है होता क्या है? हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? इट इज फॉल्स परसेप्शन।
इट इज फॉल्स परसेप्शन, मतलब गलत परसेप्शन होना, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें देखना या सुनना जो कि जिससे संबंधित कोई स्टिमुलाई है ही नहीं, स्टिमुलाई एब्सेंट होता है। जैसे अगर हम ये स्टिमुलाई है, ये क्या है, मार्कर पेन, स्टाइलस, ठीक है, तो ये है तो मेरे को दिखाई दे रहा है और आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं कहूं कि यहाँ पर एक मार्कर पेन मौजूद है, तो क्या वो आपको दिखाई देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टिमुलाई मौजूद नहीं है। और अगर मैं कहूं, दावा करूं कि नहीं यहाँ पर मार्कर पेन है, इसका मतलब वो उसका स्टिमुलाई मेरे को रिसीव हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को रिसीव नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या, एक्चुअली में तो वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को आभास हो रहा है, फील हो रहा है, मेरे को क्या हो रहा है, परसेप्शन हो रहा है। तो मेरा परसेप्शन ट्रू है या फॉल्स है? मेरा परसेप्शन क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। और आप लोगों का परसेप्शन क्या होगा, ट्रू, क्योंकि एक्चुअली में कोई स्टिमुलाई है ही नहीं तो कैसे परसीव होगा, लेकिन मेरे को हो रहा है, इसका मतलब मेरे सेंस ऑर्गन में क्या है, कोई एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे को क्या हो रहा है, परसेप्शन हो रहा है जो कि कैसा है, फॉल्स है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हेल्यूसिनेशन। तो दो कंडीशन होती है, एक तो होती है हेल्यूसिनेशन, एक होती है इल्यूजन। एक होती है एल्यूसिनेशन, एक होती है इल्यूजन। तो इल्यूजन में क्या होता है, स्टिमुलाई तो प्रेजेंट होता है। अगर मैं कहूं कि ये पेन है, ठीक है, और पेन की जगह ये तो मेरे को नॉर्मल फील हो रहा है, लेकिन मैं कहूं कि ये पेन नहीं है बल्कि ये पेंसिल है, या फिर कोई और अनदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर ये स्टिक है, या फिर ये जो है कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर ये रिमोट है। क्लियर है? मतलब जो एक्चुअल स्टिमुलाई है उसकी जगह हम कुछ दूसरा परसीव कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या, इल्यूजन। तो इल्यूजन में ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि यहाँ पर स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है लेकिन हम उसको गलत तरीके से परसीव करते हैं, उसको रॉन्गली आइडेंटिफाई करते हैं। उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो कैसा होता है, रॉन्ग होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं। मिस का मतलब रॉन्ग, इंटरप्रिटेशन का मतलब आइडेंटिफिकेशन या अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम चीजों को गलत तरीके से समझ रहे हैं तो वो हो गया आपका इल्यूजन। तो इल्यूजन में क्या है, स्टिमुलाई प्रेजेंट है लेकिन हम इसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। जबकि एल्यूसिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर स्टिमुलाई एब्सेंट होता है लेकिन हम उसको फिर भी परसीव कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो एल्यूसिनेशन में स्टिमुलाई क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि इल्यूजन में स्टिमुलाई जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं, ध्यान रखिए। हेल्यूसिनेशन में क्या आ रहा है, ए वर्ड आ रहा है। हेल्यूसिनेशन में स्टार्टिंग में क्या है, ए का मतलब होता है एब्सेंट। तो हेल्यूसिनेशन में ए का एब्सेंट का मतलब क्या होगा, स्टिमुलाई क्या हो गया यहाँ पर, एब्सेंट। तो ये हमारी ट्रिक बन जाएगी, तो हमारा एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हमको नहीं होगा। तो बचा कौन सा, इल्यूजन। तो इल्यूजन में क्या होगा, इल्यूजन में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, स्टिमुलाई यहाँ पर क्या होता है, स्टिमुलाई यहाँ पर एब्सेंट होता है और जबकि यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इसको करेक्ट कर लीजिए। और हेल्यूसिनेशन में एब्सेंट रहेगा, इल्यूजन में प्रेजेंट रहेगा। तो ये तो गया हमारा हेल्यूसिनेशन। अब मोस्ट कॉमन टाइप हेल्यूसिनेशन की हम लोग बात करें तो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि कोई आवाज नहीं है सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में कोई आवाज नहीं है लेकिन हमको सुनाई दे रही है। जैसे किसी के रोने की आवाज, आपने मूवी में देखा होगा कि बाकी लोग नॉर्मल होते हैं, उनको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती, लेकिन कोई एक पर्सन उसको वो कहता है कि वो ये क्लेम करता है कि मेरे को किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी के पायलों की आवाज आ रही है, चलने की आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गाना गा रहा है। तो ये क्या है, साउंड, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हेल्यूसिनेशन जिसमें साउंड सुनाई देती हो वो कहलाता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। इसी तरीके से विजुअल हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन क्या होता है, जिसमें पेशेंट ये क्लेम करता है कि मेरे को कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं जबकि बाकी लोग ऐसा क्लेम नहीं करते। तो देखने से संबंधित होता है, तो विजुअल सुनने से संबंधित होता है, तो ऑडिटरी। टेक्टाइल में क्या लगता है, पेशेंट को लगता है कि मेरे शरीर पर कोई चल रहा है या कोई कीड़ा रेंग रहा है, वो होता है टेक्टाइल, टच से संबंधित। नेक्स्ट होता है ऑल्फैक्टरी, मतलब सूंघने से संबंधित, स्मेल, ठीक है। कुछ भी एनवायरनमेंट में स्मेल नहीं है, ना कोई फ्रेग्रेंस है, ना ही कोई ऑडर है, लेकिन फिर भी पेशेंट क्लेम करता है कि मेरे को इस तरीके से जो स्मेल है या फ्रेग्रेंस है वो मेरे को फील हो रही है। तो सूंघने से संबंधित हो गया ऑल्फैक्टरी, टच से संबंधित होता हो गया टेक्टाइल, देखने से संबंधित हो गया विजुअल, एंड सुनने से संबंधित हो गया क्या, ऑल्फैक्टरी, सॉरी ऑडिटरी, ठीक है। तो अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन क्या होता है, तो इसका ध्यान रखिए, आंसर क्या, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन को
याद रखना क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड बाय फ्रूड इज। तो फ्रूड ने आपको पता है साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। साइको एनालिटिक थ्योरी के अलग अलग पार्ट दिए थे इन्होंने। पहला दिया था साइकोडायनेमिक थ्योरी, इसी के साथ साथ दिया था स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। थर्ड दिया था टोपोग्राफी ऑफ माइंड, टोपोग्राफी ऑफ माइंड। एंड फोर्थ दिया था साइको सेक्सुअल थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? साइको सेक्सुअल थ्योरी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि साइको सेक्सुअल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो आपका आंसर रहेगा सिगमंड फ्रॉइड। अगर आपसे पूछा जाता है साइको सोशल थ्योरी, कौन सी थ्योरी? देखिए दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, साइको सोशल एंड साइको सेक्सुअल। साइको सोशल थ्योरी जो दी थी वो दी थी एरिक एरिक्सन ने। किसने दी थी? एरिक एरिक्सन ने। और साइको सेक्सुअल दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइको सोशल एरिक एरिक्सन ने, साइको सेक्सुअल सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थ्योरी के अंतर्गत इसने 4 पार्ट दिए थे, साइकोडायनेमिक थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, टोपोग्राफी ऑफ माइंड एंड साइको सेक्सुअल थ्योरी। अब हमसे पूछा गया कि टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड बाय फ्रॉइड इज। जो टोपोग्राफिकल मॉडल है उसमें क्या क्या लेबल्स दिए गए। टोपोग्राफी का मतलब होता है लेबल, स्तर ऑफ माइंड। तो माइंड के 3 स्तर होते हैं, हमने पढ़ा था। कौन से? इंफॉर्मेशन की अवेयरनेस के अकॉर्डिंग देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द माइंड। हम हमारे माइंड में जो स्टोर इंफॉर्मेशन है उनके लिए कितने अवेयर हैं, उनसे उनसे रिलेटेड 3 लेवल होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस, जिसके लिए हम करंटली अवेयर होते हैं। दूसरा होता है सबकॉन्शियस, जिसके लिए हम करंटली अवेयर नहीं होते लेकिन जरूरत पड़ने पर जिनको हम रिट्राइव कर सकते हैं। तीसरा होता है अनकॉन्शियस, जिनके लिए हम ना तो अवेयर होते हैं ना ही इनको हम नॉर्मल तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस के अकॉर्डिंग हम अपने माइंड में स्टोर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेमोरीज है, उनके लिए कितने अवेयर है, उसके अकॉर्डिंग माइंड के 3 लेवल होते हैं। और उसको मॉडल को नाम क्या दिया गया था? ये जो मॉडल था, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, ये जो मॉडल था वो कौन सा मॉडल कहलाता है? टोपोग्राफी मॉडल। मतलब माइंड के स्तर, 3 स्तर। ठीक है, और इड, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या है आपका? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। क्या है आपकी? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसके 3 पार्ट होते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो मैंने कहा पार्ट्स होते हैं, ये टाइप्स नहीं है। दीज आर नॉट द टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी, इड, ईगो, सुपर ईगो। दीज आर द पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। अगर मैं टाइप का हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी पर्सन के अंदर इड मिलेगा, किसी के अंदर ईगो मिलेगा, किसी के अंदर सुपर ईगो मिलेगा। लेकिन जब मैं कहूं कि पार्ट्स होते हैं, इसका मतलब हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों पर्सनैलिटी प्रेजेंट होती है। इड भी प्रेजेंट होता है, ईगो भी प्रेजेंट होता है एंड सुपर ईगो भी प्रेजेंट होता है। लेकिन किस टाइम पर कौन सी पर्सनैलिटी डोमिनेट करेगी, ये डिपेंड करता है साइकिक एनर्जी पर, कि किस पार्ट में उस वक्त साइकिक एनर्जी ज्यादा है। तो ये जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? साइकोडायनेमिक थ्योरी के द्वारा। तो जो मैंने साइकिक एनर्जी की बात की थी वो किसका पार्ट है? आपके साइकोडायनेमिक थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, और साइकोसेक्सुअल स्टेज जो होती है वो 5 प्रकार की स्टेज बताई थी उसने। ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। ठीक है, 5 स्टेज होती हैं, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। तो देयर आर द 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी दैट इज गिवन बाय द सिगमंड फ्रॉइड। अब बात करते हैं ऑप्शन थर्ड की। हालांकि हमको ऑप्शन मिल गया फर्स्ट में, जो टोपोग्राफिकल मॉडल है, रिग्रेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। रेशनलाइजेशन पढ़ा था, प्रोजेक्शन पढ़ा था, रिप्रेशन पढ़ा था, सप्रेशन पढ़ा था। ये सारी क्या है? आपके डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है ये? डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो इनका अगर डिस्क्रिप्शन समझना है तो आप जो लास्ट वीडियो, इससे जस्ट पहले की वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाई है, जो डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे लिखी हुई है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट में करके पूछ सकते हैं और आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा भी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और क्वेरी हो साइकेट्री से रिलेटेड, जो कि आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑल आर पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया एक्सेप्ट।
अब बात करें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स की, तो देयर आर टू टाइप ऑफ सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स। देयर आर टू टाइप ऑफ सिम्टम्स, दैट इज पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, और ये जो सिम्टम्स है वो किसके द्वारा दिए गए थे? डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिए गए थे। डब्ल्यूएचओ ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिए थे। इससे पहले की वीडियो में हमने ब्लूलर्स 4A सिम्टम्स पढ़े थे, जो कि किसने दिए थे? यूजन ब्लूलर ने दिए थे। इनके बारे में भी हमने डिटेल डिस्कस किया था, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। यूजन ब्लूलर ने 4A दिए थे, तो इनके बारे में हमने डिटेल से समझा था। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स की। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? सिंपल, आपको एक ट्रिक बता देता हूं मैं, जिससे कि आपका ये इस तरह का अगर क्वेश्चन आता तो सॉल्व हो जाएगा। कि आपका थॉट, ठीक है, मैंने आपको 3 फंक्शंस बताए थे जब हमने रेगुलर क्लासेस ली थी, तो वहां पर मैंने आपको बिहेवियर के 3 कैटेगरी बताई थी। पहली कैटेगरी थी कॉग्निटिव, दूसरी थी कॉनेटिव, और तीसरी थी अफेक्टिव। तो पहली थी कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का जो ब्रॉड पार्ट होता है वो किसका बना होता है? कॉग्निटिव वर्ड जो यूज किया जाता है वो मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? थॉट के लिए यूज किया जाता है। तो थॉट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, इसके अलावा कॉग्निशन में और क्या आता है? परसेप्शन आता है। तो परसेप्शन में कोई डिसऑर्डर हो, ठीक है, तो कॉग्निटिव फंक्शंस में, कॉग्निटिव में अगर मोटर एक्टिविटी में कोई डिस्टर्बेंस आता हो, तो ये जो दोनों फीचर्स हैं ये कैसे सिम्टम्स हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स है। ये दोनों फीचर्स है वो कैसे हैं? पॉजिटिव। और अफेक्टिव में क्या आता है? आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल प्रॉब्लम्स आती है, ये कैसा आपका? निगेटिव। कैसा है ये? निगेटिव। अब पॉजिटिव सिम्टम्स को पॉजिटिव क्यों कहते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स को नेगेटिव क्यों कहते हैं, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम्स जो पॉजिटिव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी में ऐड होते हैं, आपके बिहेवियर में ऐड होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव सिम्टम्स नेगेटिव इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनमें डेफिशिएंसी होती है। क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है, इसलिए इनको नेगेटिव कहा जाता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो पॉजिटिव और नेगेटिव का वो ये है कि पॉजिटिव सिम्टम्स को पॉजिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन होता है। अगर पेशेंट के अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स है तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट की रिकवरी अच्छी होगी। पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस होता है, पेशेंट का क्या होता है? प्रोग्नोसिस वो अच्छा होता है। किस केस में? पॉजिटिव सिम्टम्स के केस में। और पेशेंट का प्रोग्नोसिस तो होता है गुड, और पुअर किस केस में होता है? नेगेटिव के केस में। तो ये नेगेटिव का मतलब हमको समझ जाना चाहिए कि पेशेंट की रिकवरी बहुत स्लो होगी या ना के बराबर होगी, जबकि पॉजिटिव में हमको लगता है पॉजिटिव साइन है तो पेशेंट की रिकवरी अच्छी होगी। क्लियर है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट जो है वो दो तरीके से दिया जाता है, दोनों ही मैंने आपको बता दिया। जैसा भी तरीका आपको समझ में आए वो समझ लेना चाहिए। हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि पॉजिटिव को पॉजिटिव क्यों कहा जाता है, नेगेटिव को नेगेटिव क्यों कहा जाता है, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि बाई चांस अगर कोई पूछ ले कि भाई दीज सिम्टम्स आर कॉल्ड एज पॉजिटिव, सो वी शुड नो दैट द प्रोग्नोसिस ऑफ पॉजिटिव सिम्टम्स इज गुड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिव, एंड द सिम्टम्स विच एज पुअर प्रोग्नोसिस आर कॉल्ड एज नेगेटिव। और दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो आपके कॉग्निटिव फीचर्स और कॉग्निटिव फीचर्स, जो आपके थॉट, परसेप्शन, मेमोरी, इंटेलिजेंस से रिलेटेड फीचर्स है और मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड फीचर्स है, वो आपके पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। और आपके इमोशन से रिलेटेड, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है तो इमोशंस को रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए उसको नेगेटिव सिम्टम्स में रखा जाता है। तो क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि अगर नेगेटिव सिम्टम्स पूछा है तो इमोशनल का सिम्टम्स ढूंढना है, और पॉजिटिव सिम्टम्स पूछा है तो कॉग्निटिव या कॉग्निटिव फीचर्स ढूंढना है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अमोंग द फॉलोइंग ऑल आर पॉजिटिव, मतलब सारे इन्होंने क्या दिए? पॉजिटिव सिम्टम्स दिए, केवल एक कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन सा होगा? अब आपको कौन सा ढूंढना है? अफेक्ट वाला ढूंढना है। अब अफेक्ट वाला कौन सा है? आपके एपैथी। एजिटेशन का मतलब आपके मोटर बिहेवियर से रिलेटेड, या एबनॉर्मलिटी, हेलुसिनेशन आपका कॉग्निटिव हो गया, एग्रेशन भी आपके मोटर रेस्पॉन्स से रिलेटेड हो गया। एपैथी जो कैसा है? वो आपके इमोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो एपैथी का मतलब हो गया लेक ऑफ इमोशंस। ठीक है, लेक ऑफ इमोशंस वो होता है आपके एपैथी, और ये हो गया आपका क्या? नेगेटिव सिम्टम्स। तो आपका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन? निम्न में से कौन सा इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है टू मेंटेन सेफ्टी ऑफ ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग ईसीटी? ऐसा क्लाइंट जो कि ईसीटी रिसीव कर रहा है उसके लिए प्रायोरिटी सेफ्टी इंटरवेंशन क्या है? टेरामिन फ्री मील,
टेरामिन फ्री मील जो है वो ईसीटी का जो है रिकमेंडेशन नहीं है। टेरामिन फ्री मील दिया जाता है ऐसे पेशेंट को जिनको मेडिसिन चल रही हो, क्या, टीसीए, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें आपकी आती है इमीप्रेमिन, क्या आती है, इमीप्रेमिन, और इसका दूसरा नाम क्या है, मोनो एमीन रिएप्टेक इनिबिटर। ठीक है, तो टीसीए जो है उसको अपन यूज करते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ऐसे पेशेंट जो कि टीसीए पर है उनको अपन ये सलाह देते हैं कि वो टेरामिन रिच फ्री मील्स को उनको दिया जाए। ठीक है, दूसरा अवॉइडेंस ऑफ एक्सपोजर टू सन, जो सनलाइट से एक्सपोजर को अवॉइड करना है वो किस कंडीशन में करना है, जब पेशेंट किस में हो, एंटीसाइकोटिक ड्रग पर हो, किस पर हो, एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है वो होती है फोटो सेंसिटिव होती है, कैसी होती है, फोटो सेंसिटिव। तो अगर पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग पर है तो वहां पर हम पेशेंट को सलाह देंगे कि वो सन को एक्सपोजर को अवॉइड करें। थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ ए सेफ्टी सोडियम इंटेक। सेफ्टी सोडियम इंटेक जो है वो किस कंडीशन में अपन फॉलो करेंगे, ऐसे पेशेंट पर जो कि किस पर है, लिथियम पर है, क्योंकि लिथियम जो करता है वो सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, लिथियम जो होता है वो सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो है ब्लड में सोडियम की कमी हो जाती है। तो मेंटेनेंस ऑफ ए सेफ्टी सोडियम इंटेक हमको करना है। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन फॉर नाइट टाइम सेडिशन। ये आपका हो गया आंसर, एलिमिनेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स फॉर नाइट टाइम सेडेशन। मतलब अगर पेशेंट को बेंजोडाइजेपिन्स चल रही है तो उसको एक रात पहले हम लोग बंद कर देते हैं, किसके लिए, जो पेशेंट ईसीटी रिसीव करने जा रहा हो अगले दिन। ठीक है, क्यों कर देते हैं बंद, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन्स जो होता है वो कैसा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंटी सीजर प्रॉपर्टी होती है, और ईसीटी में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीजर ही तो प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर एंटी सीजर प्रॉपर्टी है तो नेक्स्ट डे जब हम ईसीटी प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, ईसीटी एडमिनिस्टर करेंगे, तो पेशेंट के अंदर सीजर का जो एपिसोड है वो ऑब्जर्वेबल नहीं हो पाएगा, तो हमको पता नहीं लगेगा कि ईसीटी इफेक्टिव रही या नहीं रही। तो उसको जो आपका सीजर थ्रेशोल्ड है उसको ये बढ़ा देते, जो बेंजोडाइजेपिन्स होती है वो क्या करती है, सीजर थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती है। तो ईसीटी की वजह से जो सीजर प्रोड्यूस होने वाला होगा वो नहीं हो पाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि ईसीटी में अगर सीजर्स प्रोड्यूस नहीं होते तो ईसीटी इफेक्टिव नहीं मानी जाती। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स को रिड्यूस कर देते हैं, उसको वो जो एक नाइट पहले जो है वो डोज हम लोग नहीं देते ताकि सीजर थ्रेशोल्ड को मेंटेन किया जा सके। क्लियर है, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑलरेडी हम लोग इस पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल से फर्स्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। नार्सिसिस्टिक जो पर्सनैलिटी होती है वो ऐसी ड्रामेटिक पर्सनैलिटी होती है जो कि अटेंशन सीकर होती है। ठीक है, अब अटेंशन सीकर दो प्रकार की होती है पर्सनैलिटी, एक तो देखिए यहाँ पर ये लोग जो होते हैं वो भी अटेंशन सीकर होते हैं, और ये लोग जो भी होते हैं वो अटेंशन सीकर होते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग होता है। सेल्फ ड्रामेटाइजेशन मतलब इस तरीके की नौटंकी करेंगे कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ आए, कुछ ऐसी पब्लिक में हरकतें करेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, ठीक है, कुछ आवाजें निकालेंगे ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ आए, रोना स्टार्ट कर देंगे, चीखना स्टार्ट कर देंगे, जोर जोर से चीखना, जोर जोर से हंसना, ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ आए। तो इस तरीके से अटेंशन सीकर होते हैं, और ये पर्सनैलिटी कहलाती है कौन सी, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी। कौन सी कहलाती है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी। दूसरा होता है कैलस अनकंसर्न फॉर फीलिंग ऑफ अदर्स, मतलब ऐसे लोग जो निर्दयी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके अंदर दयालुता नहीं होती, दूसरों के बारे में चिंता नहीं करते, ऐसी पर्सनैलिटी होती है क्या, एंटी सोशल। ठीक है, और हम बात कर रहे थे अटेंशन सीकर की, तो ये लोग जो अटेंशन सीकर होते हैं वो इस तरीके के, इनके अंदर एक सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं, मतलब इनको लगता है कि जो दुनिया में मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो इनको लगता है कि सारे लोग मेरी तारीफ करें क्योंकि मैं इस काबिल हूं, दुनिया में कोई भी इंसान मेरे जितना योग्य नहीं है, और मैं, मेरे पास जो भी कुछ है वो मैं डिजर्व करता हूं, बाकी के लोग डिजर्व नहीं करते। ठीक है, तो किसी अगर दूसरे की तारीफ करोगे तो वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अटेंशन सीकर होते हैं, कुछ ऐसा करेंगे, वो चाहते हैं कि जो प्रशंसा पाना मेरा अधिकार है क्योंकि मैं इस काबिल हूं। ठीक है, तो आइडियाज ऑफ ग्रैंडियोसिटी एंड इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस ये मिलता है आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के अंदर, तो आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट एंड परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस ऑफ आइडेंटिटी, जहां पर आइडेंटिटी और इमोशन डिस्टर्ब हो जाता है वो आपकी पर्सनैलिटी होती है कौन सी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। कौन सी पर्सनैलिटी होती है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, तो ये चारों पर्सनैलिटीज के आपके ब्रीफ हम लोगों ने ले लिया।
ये की फीचर्स हैं, की पॉइंट है, आपको अलग अलग पर्सनैलिटी के अंदर डिफ्रेंशिएट करने में काम आएंगे। क्लियर है? और हमारा इस जो क्वेश्चन में आंसर रहेगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन एनेस्थीसिया फॉर ईसीटी। जब पेशेंट को ईसीटी लगाई जाती है तो उसको 3 मेडिसिन दी जाती हैं, एट्रोपिन, थायोपेट्रोन सोडियम एंड सक्शनिल कोलिन। ठीक है, एट्रोपिन, थायोपेंटन सोडियम एंड सक्सिनिल कोलिन। एट्रोपिन जो होता है वो एंटी सिक्रेटरी एजेंट का काम करता है, मतलब एनेस्थीसिया के बाद सिक्रेशन को रिड्यूस करेगा। थायोपेंटन जो होता है वो एनेस्थीसिया का काम करता है। इसकी जगह कई केसेस में, कई हॉस्पिटल्स में मेथोहेक्सिटल काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बारबिचुरेट्स है, ये भी बारबिचुरेट्स है, दोनों एंटी एंजाइटी कैटेगरी की ड्रग है, लेकिन एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से इन दोनों को यूज किया जा सकता है, किसी एक को हम लोग यूज करते हैं। और तीसरा है सक्शनिल कोलिन, ये होता है मसल्स रिलैक्सेंट। तो ये 3 मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। तो इन 3 मेडिसिन का सीक्वेंस क्या है? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट एग्जाम में। ठीक है, जो पिछली एग्जाम हो चुकी है उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले इस तरीके के। तो इसका याद करने का तरीका क्या है? ऐसे याद कर लीजिए, एटीएस। एटीएस का आपको पता है, एटीएस किसके लिए वर्ड यूज होता है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक है, जो आतंकवादी गतिविधि, जो विरोधी होते हैं, उनके लिए एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो उसको ध्यान रखिए, हमारा काम हो जाएगा एटीएस, एट्रोपिन, थायोपेंटन सोडियम एंड सक्सिनिल कोलिन। तो एटीएस याद रह गया तो क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं क्या सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन इन्होंने आगे पीछे करके सेट कर दिए हैं। अब मेडिसिन तो हमको पता होती है कि कौन सी मेडिसिन हमको देनी है, मेडिसिन का नाम तो हमको पता है, लेकिन सीक्वेंस पता नहीं होता कि कौन सी। तो वहां पर फिर हमारा ये नेगेटिव मार्किंग हमको कराएगा। तो अगर हमको एटीएस याद है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा क्या? ए। नेक्स्ट इज एडीएचडी इज यूजुअली ट्रीटेड विद, मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एडीएचडी में आप कौन सी मेडिसिन दोगे? तो एडीएचडी में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है आपकी मेथिलफेनिडेट। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। लोराजेपाम जो है वो आपकी बेंजोडाइजेपिन है। बेंजोडाइजेपिन से कौन सी कैटेगरी में आती है? बेंजोडाइजेपिन एंटी एंजाइटी में आती है। कौन सी में आती है? एंटी एंजाइटी में आती है। हेलोपेरिडोल जो है वो क्या है आपकी? एंटी साइकोटिक। कौन सी है? एंटी साइकोटिक। ठीक है, तो मेथिलफेनिडेट एंड मेथोकार्बामोल, तो ये जो आपकी मेडिसिन है मेथिलफेनिडेट, इसको अपन यूज करते हैं किसमें? एडीएचडी में। नेक्स्ट इज एंटीडोट फॉर मेथेनॉल। अब देखिए मेथेनॉल समझिए, मेथेनॉल क्या होता है? दो प्रकार के अल्कोहल होते हैं, एक तो होता है एथेनॉल जिसको कि हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं ड्रिंक में, और दूसरा होता है मेथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल और मेथेनॉल में डिफरेंस किस चीज का है? एक कार्बन एटम का डिफरेंस है। ये इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, और ये होता है क्या? CH3OH। ठीक है, एक कार्बन मॉलिक्यूल्स का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है इसमें। क्लियर है? अब ये तो है ड्रिंकिंग वाली जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं, और ये है जिसको कि अपन क्या बोलते हैं? पॉइजनस। पॉइजनस लिक्वर होती है जिसको कि अपन जहरीली शराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहरीली शराब बोलते हैं। तो मेथनॉल जो होती है वो जहरीली शराब होती है, अगर किसी ने पी ली है तो आपको पता है कि उसकी डेथ होना निश्चित है। लेकिन ये पूछ रहा है कि एंटीडोट फॉर मेथनॉल क्या है? तो मेथनॉल का एंटीडोट क्या होगा? वो होगा एथेनॉल। अब कहोगे कि सर एक चीज को काटने के लिए हम सेम चीज दे रहे हैं, उसका कारण क्या है? कि जो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, वो दोनों पर काम करेगा, एथेनॉल पर भी काम करेगा और मेथेनॉल पर भी काम करेगा। तो अभी तक केवल मेथेनॉल पे काम कर रहा था, मेथेनॉल को ब्रेक डाउन कर रहा था और उसकी वजह से हार्मफुल केमिकल बना रहा था, हार्मफुल प्रोडक्ट बना रहा था। अब क्या होगा कि ये जो एंजाइम जो होगा वो एथेनॉल जो होगा वो इस एंजाइम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जितना ब्रेकडाउन मेथेनॉल का सिंगल कंडीशन में होता है, अब एथेनॉल के साथ मिक्स हो जाने पर मेथेनॉल का उतना ब्रेकडाउन नहीं होगा, और उतने टाइम तक बॉडी को टाइम मिल जाएगा कि वो मेथेनॉल को अपनी बॉडी से, ब्लड से एक्सक्रीट कर सके। ठीक है, तो हम बस टाइम लेना चाहते हैं इसलिए एथेनॉल को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन और होती है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, वो है फॉर्मपेजिल। लेकिन फॉर्मपेजिल का ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, इसलिए हम क्या देंगे? एथेनॉल देंगे। ठीक है, तो फॉर्मपेजिल जो है उस
एल्कोहल का एंटीडोट है। अगर एल्कोहल टॉक्सिसिटी हो जाती है, चाहे एथेनॉल टॉक्सिसिटी हो, चाहे मेथेनॉल टॉक्सिसिटी हो, उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? फॉर्मपेजिल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? एथेनॉल। ठीक है, डाइसल्फिराम हम लोग देते हैं, ये एज ए डिटरेंट एजेंट है, बिना बताए शराब छुड़ाएं उस कंडीशन में डाइसल्फिराम दिया जाता है। ठीक है, ईडीटीए जो है इसको भी अपन एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में यूज करते हैं, एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एथिलीन, तो एथिलीन को भी हम एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या? मेथनॉल का एंटीडोट क्या है? वो आपका आंसर एथेनॉल। नेक्स्ट इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था आपका 1982 में। 1987 में आया था नेशनल मेंटल, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, एनएमएचए। नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में, और 2017 में आया है नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। क्या है? नेशनल मेंटल हेल्थ केयर। अभी तक तो मेंटल हेल्थ एक्ट था, अब था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। यह आया था 2070 में। 1982 में आया नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, और 1996 में आया है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स। ये था एनएमएचपी, ये है डीएमएचपी। तो ये आया 1996 में। चारों डेट आपको याद होनी चाहिए, और चारों डेट ईएसआई, एटलीस्ट ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्स वगैरह में भी इस तरीके के, नॉर्थ सेट में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ईएसआईसी में बहुत ज्यादा संभावना है कि इस तरीके के शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस पूछे जाए, सन से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। चार डेट आपको पता होनी चाहिए। 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, 1996 में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, 87 में नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया था, और 2017 में आया नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आई होगी। तो इससे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप वो क्वेश्चन हमें